नमस्कार, मैं अनुज नरवाल रोहतकी और आप देख रहे हैं अलग भारत का स्पेशल प्रोग्राम बड़ौदा उपचुनाव को लेकर। हमारे साथ हैं अनिल आर्य जी। अनिल आर्य जी के बारे में मैं बताऊंगा कि हरियाणा की जो राजनीति है उसके ऊपर काफ़ी किताबें लिखी हैं और बड़े नज़दीक से देखते हैं। और अब हाल में बड़ौदा उपचुनाव है तो वहाँ की तासीर को माप कर आए हैं। अनिल भाई, पहले स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं पहली बार आपके चैनल पे आया हूँ। सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूँ। अनिल जी, जिस तरह से अगर बड़ौदा से ही शुरुआत कर रहे हैं, हम बड़ौदा के ऊपर ही फोकस करेंगे, तो बड़ौदा की अब तक की तासीर क्या रही है? हिस्ट्री के बारे में बताएं ज़रा दर्शकों को। अनुज जी, बड़ौदा के अंदर जो है 13 बार चुनाव हुए हैं अभी तक। 1967 में जब पहली बार हरियाणा बना था तब ये कॉन्स्टिट्यूंसी बनी थी, और 1967 से लेकर अभी तक 2009 तक प्री सीमन तक ये रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी रही है। 13 बार चुनाव हुए हैं, जिसमें 7 बार जो है लोकदल पृष्ठभूमि के, इन द सेंस से जो चौधरी देवीलाल से रिलेटेड दल रहे हैं वो हर बार नया दल बनाते थे तो वो विजयी रहे हैं, और 5 बार जो है कांग्रेस विजयी रही है। एक बार विशाल हरियाणा पार्टी के चौधरी श्यामचंद यहाँ से 1968 में विजयी रहे हैं। विशाल हरियाणा पार्टी जो है, जो राव इंद्रजीत के फादर थे, हरियाणा के सीएम भी रहे हैं, उन्होंने बनाई थी ये पार्टी। राव बरिंदर सिंह ने, उनके भी यहाँ से विधायक रहे हैं। तो कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो है प्योर ग्रामीण कॉन्स्टिट्यूंसी है, रूरल कॉन्स्टिट्यूंसी है, और जो इतनी बार लोकदल विजयी रही है उसका रीज़न रहा है कि जाट वोट जो है, खासकर वो चौधरी देवीलाल की वजह से, परंपरागत वोट बैंक था किसानों का, वो उनकी वजह से आ जाता था, और जिस भी बिरादरी को वो टिकट देते थे वो बिरादरी की वोट उनको आ जाती थी। ज़्यादा बार यहाँ पर कम्युनिटी से विजयी रहे हैं प्रत्याशी, उन्होंने प्रतिनिधित्व किया है। लेकिन कास्ट का जो एक समीकरण साध कर जो देवीलाल ने या चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने कहे, यहाँ से कम्युनिटी के भी एक व्यक्ति को 3 बार विजयी यहाँ से करवाया है। वो इनेलो से विजयी रहे हैं, समता से विजयी रहे हैं। तो ये जो है प्योर ग्रामीण कॉन्स्टिट्यूंसी इसको मैं कहूँगा। लेकिन एक बीच में बात ये भी है कि यहाँ से कभी कमल नहीं खिला। हाँ, बीजेपी का प्रभाव, खैर अगर हम बात करें 2014 से पहले, बीजेपी जो है वो प्योर शहरी पार्टी के रूप में मैं देखता हूँ। अगर कोई गांव से जीत के भी आया है रूरल कॉन्स्टिट्यूंसीज में, तो वो अपने दम पर जीत के आया है, उसमें बीजेपी का कोई रोल नहीं था। बीजेपी ने अपना जनाधार खासकर सेंटर में जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है उसके बाद में बढ़ाया है, और जाट आरक्षण आंदोलन के बाद में जो बैकवर्ड के रूप में वोट बैंक उन्होंने साधने का प्रयास था वो उसमें कामयाब रहे हैं। और शहर अगर किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में आ जाता है तो बीजेपी मजबूत हो जाती है। तो यहाँ पे तो पूरे जो चमन की चमन गांव है वो गांव है, कोई वहाँ पे कस्बा नहीं है, कोई प्योर ग्रामीण कॉन्स्टिट्यूंसी है। इसलिए मुकाबला यहाँ जो है उपचुनाव को सरकार ही माना जाता था कि सरकार उसमें विजयी रहेगी, लेकिन यहाँ जो नतीजे होंगे वो चौंकाने वाले होंगे। अच्छा, तो इसमें जैसे आपकी टीम और आप लोग पूरा निगाह बनाए हुए हैं काफ़ी पिछले महीनों से, मैं देख रहा हूँ कि बड़ौदा में, तो क्या तासीर, आप पहले तो जो आप लोगों से बात करते हैं, बूथ वाइज जाते हैं, गांव वाइज जाते हैं, वो किस तरह से करते हैं, थोड़ा सा बताएं। एक्चुअली में हमने यहाँ से 1300 लोग, जो जितना वोट पोल होगा मेरे अनुमान के अनुसार यहाँ 1,30,000 वोट पोल होंगे अनुज भाई। तो हम 1% का सैंपल लेते हैं, जिसमें जो कास्ट अनुसार भी होता है, क्षेत्र अनुसार भी होता है, और एज के अनुसार भी होता है। उसमें थोड़ी सी दिक्कत रहती है कि महिलाओं का वोट हम कम ले पाते हैं, लेकिन उसको जब रिपोर्ट तैयार करते हैं तो उसको एनालाइज हम कर लेते हैं। कोई जो भी रिजल्ट आ रहे होते हैं उसको थोड़ा बहुत बैलेंस कर लेते हैं। हाँ। तो यहाँ पर आप तासीर, यहाँ पे प्रॉब्लम भी मैं पूछूंगा कि गांव वाइज आप देखेंगे तो हल्के की प्रॉब्लम्स क्या है, क्योंकि अब हाल में जो बात हो रही है, चाहे कांग्रेस कह रही है कि आपको 6 साल बाद यहाँ पर सरकार को याद आई, वो कह रहे हैं कि आपने कुछ नहीं किया, तो समझ ये नहीं आ रहा कि वहाँ की प्रॉब्लम क्या है और वो प्रॉब्लम कब से हैं। तो आप भी चमन गांव में घूमे हैं और वहाँ पे आपकी टीम गई है, तो क्या निकल के आया कि सबसे मुख्य यहाँ की दिक्कतें क्या हैं? देखो, इसमें सबसे बड़ी बात तो तासीर का एक सवाल आपने किया था। तासीर 2 तरह का कॉन्स्टिट्यूंसीज है। जो 2009 के प्री सीमन के बाद जो नया हल्का जुड़ा है उसकी तासीर अलग है। जो पुराना हुड्डा फैक्टर भी है, और उसका जो कम्युनिटी वाइज लोगों का वोटिंग का सोचने का तरीका है वो थोड़ा सा अलग है। लेकिन जो पुराना हल्का है उनमें लोगों का सोचने का तरीका थोड़ा सा अलग है। और दूसरा सवाल आपका था समस्याओं के रिगार्ड। समस्याएं भी हल्के के अनुसार अलग अलग हैं। एक तो बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर जो खासकर
ये बड़ौदा का इलाका है, बड़ौदे से ऊपर के 5-6 गांव हैं, धनाना है, रिंडाना है, इधर के जो इलाके हैं उनमें सेम की समस्या है, पानी भरा हुआ है। आप लोगों ने कवर भी किया है उसको। लगभग 7-8 गांव में पानी है, उसमें फसलें नहीं बोई गई हैं। अगर हम दूसरी साइड की बात करें, जैसे श्यामड़ी का इलाका है या आप आ जाओ इधर भैंसवाल की साइड आ जाओ, उसमें पानी की कमी है, नहरों में पानी नहीं आ रहा है, तो पानी की समस्या है। और सड़कों की दिखते हैं कई गाँव में, और बेरोजगारी मुख्य समस्या के रूप में है। यहाँ पर डेवलपमेंट जो है इतनी बीजेपी नहीं कर पाई है जितनी उम्मीद थी। तो कॉलेज की भी एक बात। हाँ, ये मेरे ख्याल से ऐसी रूरल कॉन्स्टिट्यूंसी है पहली जिसमें कोई भी बड़ा इंस्टीट्यूशंस नहीं है। जबकि सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे हरियाणा के स्टूडेंट्स कभी यहाँ पढ़ते थे। चौधरी श्यामचंद यहाँ से पूर्व मंत्री अब नहीं है, वो मिनिस्टर रहे हैं, बड़े हैवी वेट मिनिस्टर थे उस टाइम। और उनका कहना था, मैंने उनका इंटरव्यू लिया था एक बार, कि पूरे हरियाणा के लगभग 5 से 6 हज़ार स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ते थे उस दौरान। JBT यहाँ पर थी, BEd यहाँ पर थी, बेसिक्स यहाँ पर थी, और कई इंस्टीट्यूशंस यहाँ थे जो जनता बुटाना स्कूल में थे। यानी मेरे फादर साहब जो है वो यहीं पढ़े हुए हैं, और काफ़ी सारे टीचर्स यहाँ से निकल के गए हैं। बावजूद इसके तो बड़ी हैरानी की बात है कि जो इलाका या जिस इलाके के अंदर एक ऐसा संस्थान था जो 1967 में 68 में पीक पर था अपने, और आज यहाँ उस कॉन्स्टिट्यूंसी में एक भी कॉलेज नहीं है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि चुनाव फैक्टर्स के ऊपर होता है। आपने तो पूरा मैनेजमेंट देखा है इलेक्शंस का, पिछले इलेक्शंस में भी मैंने कई बार आपसे बात की थी। तो यहाँ पर जो फैक्टर्स काम करते हैं, कहीं कास्ट का है, कहीं एरिया का है, कहीं कैंडिडेट का है, कहीं पार्टी का है, तो अब की बार क्या फैक्टर्स आपको लगता है कि प्रभावित करेंगे इस चुनाव को? अनुज जी, हरियाणा की पॉलिटिक्स में कई सारे फैक्टर तो आपने काउंट कर ही दिए। इसमें कास्ट का फैक्टर बड़ा रहता है, पार्टी का फैक्टर बड़ा रहता है, आप किस पार्टी से चुनाव लड़ते हैं, आप किस, यहाँ तो डिप्टी कमिश्नर भी या SP भी जो है वो कास्ट देख के लगाए जाते हैं। हरियाणा के अंदर के इतने जाट लगा दिए हैं, इतने यादव को लगा दो, इतने शेड्यूल कास्ट को लगा दो, 1-2 बनिया को भी लगा दो, ब्राह्मण का भी कोटा, मतलब कास्ट का कोटा सा तय करते हैं, कोटा तय करते हैं। तो हरियाणा की जो पॉलिटिक्स है उसमें कास्ट जो है वो बहुत महत्वपूर्ण इशू है। और यहाँ कास्ट के नज़रिए से मैं पहले एनालाइज करूंगा आपको। 3 कास्टें इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पे। सबसे बड़ी कास्ट यहाँ पे जाट है जो लगभग 50% के आसपास हैं, और फिर ब्राह्मण कास्ट है, और तीसरे नंबर पर कास्ट है। दानक भी यहाँ लगभग 6800 के आसपास वोट हैं उनकी, 7000 के, वेरी इंपॉर्टेंट कास्ट है। तो तीनों जो बड़ी मेजर कास्ट है उनका टोटल वोट 70% के आसपास बनता है। तो सारे इलेक्शन जो फोकस रहेगा वो इन्हीं कास्टों के ऊपर रहेगा। और अगर दूसरा जो फैक्टर आपका आता है पार्टीगत, पार्टी में आज मैं कांग्रेस की बात करूंगा। कांग्रेस यहाँ आई नहीं है, यहाँ कांग्रेस बी है। यहाँ कांग्रेस भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम पर वोट पड़ेंगे। और उसका रीज़न ये है कि लगभग खासकर ओम प्रकाश चौटाला जी के, या 96 में इसकी शुरुआत हो गई थी, 96 के इलेक्शन में। इन सारे फैक्टर्स के अलावा मुख्यमंत्री गत भी एक वोट बैंक बन गया था कि मुख्यमंत्री किस इलाके का होगा। और आज उस इलाके ये अगर ये मुख्यमंत्री बनता है तो पावर उसमें वोट किधर ट्रांसफर होगा। तो आज जो है लगभग 12 से 15% वोट यहाँ पर मुख्यमंत्री गत है जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जाता है। मतलब कास्ट के अलावा, क्षेत्र के अलावा, पार्टी के अलावा ये बहुत बड़ा वोट बैंक है। और बीजेपी के लिए नेगेटिव बात यह है कि जो उनका वोट बैंक आज के दिन माना जाता है वो वोट बैंक यहाँ पर कम है। अच्छा, तो यहाँ पे दिक्कतें हैं भाजपा के लिए? भाजपा के लिए दिक्कतें हैं। भाजपा को अगर ये आपसे सवाल मैं ये पूछूं कि आज बिना कैंडिडेट के सिर्फ सिंबल के ऊपर चुनाव होता है, तो क्या स्थिति है हल्के की? अनुज जी, आज के दिन अगर बीजेपी जो है 11% वोटों से पिछड़ रही है कांग्रेस से, मुख्य मुकाबला जो है वो कांग्रेस के भूपेंद्र हुड्डा के कैंडिडेट और बीजेपी के कैंडिडेट के बीच में होगा, जहां अलग अलग एजेंडे होंगे। भूपेंद्र हुड्डा अपनी चौधर का या ये कहेंगे कि भाई कोई लीडर नहीं जल्दी बनता और आप विजयी रहें यहाँ पे। भूपेंद्र हुड्डा का इलाका माना जाता है। बीजेपी जो है वो सरकार के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर यहाँ पर वोट मांगेगी। देखने वाली बात होगी कि कितने किसको वोट मिलते हैं, कौन से कैंडिडेट आते हैं, किस कैंडिडेट की, कैंडिडेट्स भी एक वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर सवाल ये था कि आप यहाँ पे अगर कैंडिडेट है नहीं और सिंबल पर आज चुनाव हो जाए तो नतीजे क्या रहेंगे? मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्ट सर्वे ही बता देता हूँ आपको। हमारे सर्वे में कांग्रेस के सिंबल पर 39% वोट आए हैं आज। ये सर्वे जो हमारा
इसी महीने के फर्स्ट वीक में हमने किया था और अभी रिजल्ट जनरेट किए हैं। बीजेपी को 28% है। चौंकाने वाली बात यह है कि जेजेपी को हमने अलग भी रखा था और बीजेपी के साथ भी करके देखा था उसका अलग से। हालांकि वो बीजेपी में हमने बाद में जोड़ दिया क्योंकि दोनों के जो लीडर्स हैं उनके बयान आ चुके हैं कि हम जो मिलकर चुनाव लड़ेंगे। इनेलो तीसरे स्थान पर है 5% वोटों के साथ में। बीएसपी काफ़ी पिछड़ रही है, यहाँ पे 1% वोट है। और हालांकि बीएसपी तो उपचुनाव शायद नहीं लड़ती। हाँ, बीएसपी उपचुनाव भी नहीं लड़ती, लेकिन बीएसपी का जो वोट है वो भी वो शिफ्ट ज़्यादातर कांग्रेस को शिफ्ट हो रहा है। कुछ जो फैक्टर हैं जैसे जाट नॉन जाट का फैक्टर में वो कुछ वोट बीजेपी को भी जा रहा है, लेकिन बहुत कम है। और चौंकाने वाला एक बात यह है कि लगभग 24% लोगों ने अभी तक डिसाइड नहीं किया है कि हम वोट किसको करेंगे। अच्छा। मतलब वो इनमें से किसी को भी पसंद नहीं कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि कोई अगर और ऑप्शन हो हमें तो हम उसको वोट करेंगे। ऐसा तो नहीं कि जैसे आप एक बीच में जिक्र आता है कि बलराज कुंडू ने भी वहाँ पे ना जाके महम जाग गया है, बड़ौदा कब जागेगा, इस तरह से कहीं ये उधर तो नहीं चला। कई कैंडिडेट है यहाँ पे। एक बड़ा फैक्ट आया था, एक हमारे जो है दिल्ली पुलिस में अभी डीएसपी है मलिक साहब, वो भी यहाँ से करिए हैं, उनके लिए भी 2% वोट अलग गया है, अलग है। जो आजाद उम्मीदवार हैं उनके लिए भी आपने माना? हमारे सर्वे में आया है वो तो कि आप किसको करेंगे वोट, मतलब अन्य में कई लोगों ने चॉइस बता दी है अपनी, या कई लोग ये कह रहे हैं कि अगर उनको टिकट मिलती है तो हम वोट करेंगे, या इंडिपेंडेंट। बहुत सारे एंगल से हमारा जो सर्वे है वो काफ़ी सारे एंगल से आता है। तो बीजेपी फिलहाल कांग्रेस से 11% वोटों से, यानी लगभग 13,500-14 हज़ार वोटों से कांग्रेस से पीछे है। पीछे हम तो ये कहेंगे अगर नतीजा हो तो हार रही है आज। हाँ, बिल्कुल हार रही है। तो अब कैंडिडेट के ऊपर बात करते हैं। अब कैंडिडेट हैवी वेट वहाँ पे कैंडिडेट आपको कौन से लगे कि सर्वे में जो निकल के आए नाम, और उनके ऊपर दाव खेल सकती है भाजपा है या कांग्रेस है, या कुछ इस तरीके से किया? बिल्कुल हमने बीजेपी के लिए 2 कैंडिडेट रखे थे। जो मेरी अपनी इन्फॉर्मेशन है उनके अनुसार जो संघ की पसंद है, बीजेपी में भी 2 धड़े होते हैं, एक संघ होता है, एक पार्टी है बीजेपी। तो संघ की जो चॉइस है वो योगेश्वर दत्त है, जिन्होंने पिछली बार भी चुनाव लड़ा है। और आपने पूछा था मेरे से कि बीजेपी की क्या हालत है। बीजेपी ने पहली बार 2019 में अपनी सीट पर जमानत बचाई है। अच्छा। और 2014 में पहली बार 5% से ज़्यादा वोट लिए, नहीं तो बीजेपी की कभी भी यहाँ पर 1-1.5% से ज़्यादा वोट कभी लिए नहीं है उन्होंने। तो संघ की चॉइस योगेश्वर दत्त है और बीजेपी की चॉइस या मुख्यमंत्री की जो चॉइस है वो डॉक्टर कपूर नरवाल है। हमने दोनों को ही इसमें एज ए कैंडिडेट के रूप में रखा था, लेकिन लोगों की पसंद में डॉक्टर कपूर नरवाल काफ़ी मजबूत हैं योगेश्वर दत्त से। योगेश्वर दत्त की जो रीच है वो 41-42 हज़ार वोटों की आई है हमारी नज़र में आज की डेट में। बाद में अगर समीकरण चेंज होते हैं तो ये नतीजे जब इलेक्शन होगा तो शायद सिनेरियो अलग होगा, सीन बदल सकता है। लेकिन आज की डेट में जो रीच है योगेश्वर दत्त की वो 41-42 हज़ार वोटों की है। वहीं पर जो डॉक्टर कपूर नरवाल की जो रीच है वो लगभग 58 से लेकर 60 हज़ार वोटों के बीच में काफ़ी मजबूत नज़र आते हैं। कांग्रेस की जहाँ तक हम बात करें, कांग्रेस की टिकट यहाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुझे लगता है कि उन्हीं के अधिकार क्षेत्र में रहेगी। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में अगर मैं उन्हें जानता हूं तो यही बताया जाता है उनके बारे में कि वो आसानी से पत्ते नहीं खोलते। लेकिन मेरी नज़र में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो कैंडिडेट होगा वो बिल्कुल जाना पहचाना होगा, उनको आइडेंटिटी की ज़रूरत नहीं होगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा किसी नए आदमी के ऊपर तो बहुत हमेशा ये भी कहते हैं कि इनको नहीं विधायक, एक आपको एक के साथ 2 मिल रहे हैं, एक वो खुद भी हैं। अब वो ऑब्वियसली है, वो अपना एरिया दिखाएंगे कि भाई मैं मौजूद हूँ यहाँ पे, तो तुम्हें कैंडिडेट से कोई नहीं देना है। मुझे लगता है कि कोई महिला उम्मीदवार इनकी तरफ से आ सकती है, उसमें कई ऑप्शन है। जैसे श्री कृष्ण हुड्डा जी की पत्नी भी उम्मीदवार हो सकती हैं। भूपेंद्र हुड्डा जी मैसेज देना चाहेंगे कि भाई मैं जो है मृत्यु के बाद यानी शमशान घाट तक साथ निभाता हूँ। भाई श्री कृष्ण हुड्डा जी के और उनके अच्छे रिलेशन थे, टर्म अच्छे थे, लेकिन श्री कृष्ण हुड्डा जी के जो लड़के हैं उनके साथ इतने अच्छे टर्म उनके नहीं बताए जाते हैं, तो वो उनकी लोग भी कम पसंद करते हैं। उनका भी नाम हमने सर्वे में डाला था, लेकिन बहुत अच्छा रिस्पॉन्स उनका नहीं आया, तो उनकी पत्नी के नाम से हो सकता है, या उनकी एक पुत्र वधू हैं, उनका वो हल्के से बिलोंग करती हैं, उनका भी हाँ वो भैंसवान गाँव उनका, भैंसवान गाँव से हैं। भैंसवाल और भैंसवान 2 गाँव हैं। लोगों को थोड़ी सी चंडीगढ़ में एक प्रोग्राम देख रहा था सर्वे के रिगार्डिंग ही, वो जो जीते की वाइफ है उनको भैंसवाल गांव का
बता रहे थे दो ना हो भी रहा कि अब मुख्यमंत्री खुद है ना बड़ौदा बोलते, मैं बोला बड़ौदा होता है वो, अब कई बार कंफ्यूजन वाली स्थिति हो जाती है क्योंकि एक जैसे नाम है। बिल्कुल। तो इसमें आपको जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं उस पर अगर दाव खेलती है तो वहाँ पर किन किन लोगों को आपने देखा कि इन लोगों के ऊपर दाव खेल सकती है? उसमें दो नाम तो मैं आपको बता चुका हूँ, तीसरा जो बड़ा नाम है वो जो है किशन सिंह सांगवान के लड़के हैं, यहाँ से 3 बार सांसद रहे हैं लोग, और एजुकेशन मिनिस्टर रहे थे, गोहाना से वो विधायक बने थे। लेकिन उनका जो गांव था वो बड़ौदा हल्के में था उस टाइम, और बड़ौदा हल्का उस टाइम रिजर्व था, तो उन्होंने वहाँ से चुनाव लड़ा था। उनके लड़के हैं जो बीजेपी 2014 में बहुत कम लोगों ने बीजेपी छोड़ा था, उनमें से एक नाम प्रदीप सांगवान का था। तो प्रदीप सांगवान भी कैंडिडेट वहाँ से हो सकते हैं, मजबूत साबित होंगे। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर भूपेंद्र हुड्डा जी की जो चॉइस होगी वो बिल्कुल अलग होगी, और हो सकता है इनसे अलग हो सकता है डॉक्टर कपूर नरवाल भी चुनाव लड़ लें, या टिकट कटने की भी आ सकते हैं क्या कांग्रेस में? योगेश्वर दत्त अगर चुनाव उनको एक्टिव पॉलिटिक्स करनी होगी, हालांकि स्पोर्ट्समैन बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं रहे हैं। अभी जो है बबीता जी को भी इन्होंने ज्वाइन करा लिया है जो उप निदेशक जो चुनाव लड़े थे। तो क्या उनको भी ये हो सकता है कि आपको चुनाव नहीं लड़वा रहे, आप है ना किसी पोस्ट के ऊपर ज्वाइन कर लें? नहीं, चेयरमैन का ऊपर हो सकता है। फिर बीजेपी की जो चॉइस होंगी वो डॉक्टर कपूर नरवाल हो सकते हैं, क्योंकि बीजेपी को या तो 15,000 वोट कम करने हैं, 15,000 वोट कहीं और डलवाने हैं, या बीजेपी को 15,000 वोट वाला कोई कैंडिडेट ऐसा हो कि उन्हें जाट कम्युनिटी में से 15,000 वोट लेने वाला कोई कैंडिडेट उन्हें मिल जाए, ऐसा कोई कैंडिडेट उनके लिए हो तो बीजेपी के पास आंकड़े हैं। जो कैंडिडेट की अगर बात कर रहे हैं कि हम जो कांग्रेस के कैंडिडेट रहे हैं, आपने देखा सर्वे में कौन कौन लोग ऐसे थे जो जिनके ऊपर भूपेंद्र सिंह हुड्डा विश्वास, यानी कि अब की बार तो यही कह रहे हैं कि हल्के का होगा, आपके बीच का होगा, वो आप लोगों से पूछ कर होगा। तो आपके सर्वे में तो पूछ ही लिया आपने, तो थोड़ा सा उनको भी मदद मिल जाएगी। देखो, दोनों की पॉलिटिक्स में फ़र्क है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो टिकट तय करने का तरीका है वो अलग है, कांग्रेस का तरीका अलग है, एनएलओ का तरीका अलग है, और बीजेपी का जो तरीका है वो अलग है। मुझे लगता है कि कांग्रेस का जो कैंडिडेट है वो हल्के से ही होगा, लेकिन वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के परिवार से जो काफ़ी नज़दीक होगा उस आदमी को भरोसा किया जाएगा, क्योंकि इलेक्शन वहाँ पर कैंडिडेट को कम लड़ना है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ज़्यादा लड़ना है। डिपेंड करता है वो किसके ऊपर अपना विश्वास जताते हैं। और बीजेपी का जो कैंडिडेट होगा वो रिसर्च बेस्ड होगा। बीजेपी रिसर्च के ऊपर पैसा खर्च करती है, उसके पास सारे आंकड़े होते हैं कि हमारा कौन कैंडिडेट मजबूत है, कौन किसकी कितनी वोट ले रहा है, किस कम्युनिटी से, किस एरिया में हम जीत रहे हैं, पिछड़ रहे हैं। तो वो उसको सारा एक्टिव कैलकुलेट करके प्रॉपर तब उनका कैंडिडेट मुझे लगता है कि आएगा। लेकिन अपना सर्वे क्या कह रहा है कि इसमें कांग्रेस में कौन कौन ऐसे हैं जो चेहरे की जिनके ऊपर आपने रखा उनको अपनी लिस्ट में? हमने एक तो श्री कृष्ण हुड्डा के परिवार को रखा था सर्वे में, और एक सांगवान को रखा था, एक हमने दीपेंद्र हुड्डा की टीम को वो बनाया था कि दीपेंद्र हुड्डा की टीम से कोई भी आदमी जो इनके काफ़ी नज़दीक हो उससे आए। तो जो दीपेंद्र हुड्डा की जो टीम है उसको ज़्यादा लोगों ने पसंद किया है। दूसरे नंबर पर किशन सिंह सांगवान के बेटे हैं प्रदीप, उनको पसंद किया गया है। तीसरे नंबर पर जो है श्री कृष्ण हुड्डा जी की फैमिली आई है। लेकिन तो ये भी हो सकता है कि चर्चाएँ ये भी होती हैं कि कई बार, क्योंकि मैं भी वहाँ पर गया था, और हो सकता है अभी डॉक्टर कपूर को वो दे दें, या ये भी हो सकता है कि यहाँ पे जो अगर कपूर को भाजपा दे देती है तो वहाँ पे कहीं ऐसा तो नहीं है कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है, कंपनी की तरह एक चर्चा के बीच योगेश्वर, मैं तो एक आप रणनीतिकार हैं तो ये भी संभव हो। अनुज, एक चर्चा के बीच में एक नाम हम और भूल रहे हैं, एक नाम है भूपेंद्र मलिक, हाँ, जो काफ़ी जेजेपी से काफ़ी अच्छी वोटें लेके आए थे, और अब वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। तो चर्चाएं तो शुरुआत में ये थी कि भूपेंद्र सिंह मलिक का टिकट मांग रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये दोनों ही लोग, डॉक्टर कपूर भी और भूपेंद्र मलिक भी, ये एक 3-in-1 है, एक 5-in-1 है। मैं भूपेंद्र मलिक के बारे में बताऊँगा कि वो 5-in-1, वो कांग्रेस के पदाधिकारी रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं, हल्के के हैं, और सबसे बड़े
जाटों में भी मलिक गोत भी जाटों में तो बड़ा मायने रखता है कि आप किस गोत्र से बिलोंग करते हैं। तो बड़ा करीब करीब अगर मलिक गांव के हम वोट कैलकुलेट करते हैं तो 36,000 वोट बनते हैं। तो 32,000 वोट के आसपास इन्होंने पिछले इलेक्शन में लिए थे। वो उन्हें तंग करेंगे, वो कभी उन्हें अगर टिकट नहीं मिलेगा तो वो हो सकता है इनेलो से लड़ लें, या भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पुराने विश्वसनीय रहे, बीच में इलेक्शन के टाइम पर रूस गए थे, रिलेशन खराब हो गए थे, दोबारा मनाए जा सकते हैं। तो वो भी काफ़ी मजबूत साबित हो सकते हैं। डॉक्टर कपूर भी काफ़ी नज़दीक हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा से, अच्छे रिलेशन हैं। बेशक वो बीजेपी चले गए थे, लेकिन जब उसी टाइम भी कयास लगाए जा रहे थे कि वो कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस के टिकट जब तक वो क्योंकि यहाँ पे सिटिंग एमएलएज को। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में मैं उन्हें नज़दीक से जानता हूँ, तो ये नहीं कहा जा सकता कि यहाँ किसकी टिकट फाइनल होगी। आप बीजेपी के बारे में कह सकते हैं कि इनसे लड़ेंगे चुनाव, इनेलो के बारे में कह सकते हैं कि इनेलो की जो चॉइस रहती है वो बड़े गांव के सरपंच या कोई जो जिनकी अच्छी प्रैक्टिस हो, देसी डॉक्टर, या जो उनके अपने विश्वसनीय होते हैं, तय होता है कि ये लोग चुनाव लड़ेंगे। हाँ, पहले से ही मैसेज दे दिया जाता है। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा का एरिया है और वो अपने एरिया में, उनके प्रभाव क्षेत्र के एरिया में, तो भाजपा भी उनको चाहेगी कि कांग्रेस पहले डिसाइड कर ले, उसके बाद वो वोट। जैसे जींद बाई इलेक्शन में भी हुआ था कि टिकटें बिल्कुल लास्ट डेट को अनाउंस हुई थी। मुझे लगता है कि यहाँ भी टिकटें जो है काफ़ी लेट अनाउंस होंगी। कहीं ऐसा तो नहीं हो कि कई बार देखा गया कि सबके जिसको भरवाना है सबके फॉर्म भरवा दिए, उठवाने फिर एक को छोड़ के बाकी। ये भी एक स्ट्रेटजी का पार्ट होता है कि आप फार्म भरवा देते हैं बाद में और फिर वो मैनेज नहीं कर पाते आपस में जब फार्म भर चुका होता है। लेकिन मुझे लगता है कि लास्ट तक सब पत्ते अपने पास रखेंगे और ज़्यादा बीजेपी के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन है नहीं। तो दो ऑप्शन है उनके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन है। जाट चेहरा देते हैं तो वहाँ पे कपूर नरवाल हैं, या नॉन जाट की तरफ दो चेहरे हो सकते हैं वहाँ पे। डॉक्टर कपूर नरवाल भी हैं और भूपेंद्र मलिक को भी आप कंसीडर करें। और अगर उन्हें संघ की वो चाहेंगे क्या जेजेपी से यहाँ पे ज्वाइन करवा के करेंगे वो? हाँ, पार्टी ज्वाइन करवा सकते हैं। उनमें दोनों चुनाव कोलैबोरेशन में लड़ रहे हैं, तो बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को ये सेटिस्फाई कर सकती है कि भाई कैंडिडेट हमारा है, सिंबल बीजेपी का है। जैसे किशन सिंह सांगवान जो कैंडिडेट तो थे लोकदल के, लेकिन उन्होंने बीजेपी के सिंबल पे चुनाव लड़ा था। राजनीति में कुछ भी अनुज भाई असंभव नहीं है, सारी पॉसिबिलिटीज जो है वो खुली होती हैं और खुली रखनी चाहिए हमें, उसके ऊपर ही हमें विचार रखने चाहिए। तो लास्ट कमेंट मैं चाहता हूँ कि हाल फिलहाल में अगर आपको लगता है कि और क्या क्या कब तक हो जाएगा ये सारी चीज़ें, क्योंकि कोरोना भी है और उधर से चुनाव कहीं आगे तो नहीं चले जाएंगे? देखो, सरकार के पास सारा प्रबंधन होता है और सरकार हर परिस्थिति में लाभ लेना जानती है। खासकर बीजेपी तो किसी भी बीजेपी जो है इवेंट मैनेजमेंट का काम कर रही है, बहुत फास्ट पॉलिटिक्स कर रही है। और हिटलर का एक सिद्धांत होता था कि नेवर अलाउ टू पीपल कूल डाउन। बीजेपी की जब से सरकार बनी उन्होंने लोगों को सोचने समझने का मौका ज़्यादा दिया नहीं है। एक के बाद नई बात वो लेके आते रहते हैं। अब ये मान के चलो कि राफेल को भी उन्होंने एक इवेंट बनाया हुआ है। अगर नया इवेंट जो राम मंदिर का इवेंट आने लग रहा है, वो शिक्षा नीति आ गई। मध्य प्रदेश में इलेक्शन है, बाई इलेक्शन है, वहाँ सरकार जो है पूरी करनी है। और एक बिहार में इलेक्शन है, तो राजस्थान का भी, तो हरियाणा तो खैर फोकस नहीं, लेकिन हरियाणा में कुछ न कुछ लाभ तो इन चीज़ों का मिलेगा। बेसिकली बीजेपी की जो पॉलिटिक्स है वो नेशनलिज्म की है और वो डेवलपमेंट के ऊपर ज़्यादा बात नहीं करते हैं, वो हिंदुत्व की बात करते हैं, नेशनलिज्म की बात करते हैं। जबकि बीजेपी वाले इनके सवाल उठाएंगे इस बात के ऊपर कि पिछले 6 सालों में आपने क्या किया है, बड़ौदा के लिए क्या किया है। तो इन सारे सवालों के जब जवाब जनता के सामने होंगे, तो जनता तय करेगी इस बात को कि हमने किधर जाना है। फिलहाल यहाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा का प्रभाव अच्छा है, काफ़ी है, बीजेपी से मजबूत है। लेकिन बीजेपी इस बात से अनजान नहीं है। बीजेपी को इस बात की खूब अच्छे से जानकारी है कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, आपका कौन सा कैंडिडेट कहाँ स्टैंड करता है। बावजूद इसके हौसला बड़ा जबरदस्त हौसला तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी यहाँ मजबूत रहेगा। आप जींद वाली बात नहीं होगी कि किसी भी ऐसे कैंडिडेट को चुनाव लड़ा देंगे। मेरे ख्याल से इंडिया के इतिहास में पहली बार कांग्रेस ने ऐसा काम किया होगा, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने, कि जो उसी सदन का सदस्य है, उसी सदन के सदस्य को आप चुनाव लड़वा रहे हैं। तो ये रणनीति में कहीं न कहीं चूक होती है। और लेकिन यहाँ कोई ऐसी चूक की गुंजाइश मुझे इनेलो का फैक्टर मैं जानना चाह रहा था कि इनेलो भी इफेक्ट कर रही है कहीं आपके सर्वे में? बिल्कुल, इनेलो जो है वो तीसरे नंबर पर आएगी कन्फर्म, इसमें कोई दो राय नहीं है।
और इनेलो किसका गेम खराब करती है और उसका कैंडिडेट कैसा आता है। अगर जाट कैंडिडेट आया तो डेंट लगा, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को डेंट लगेगा। अगर नॉन जाट कैंडिडेट कोई आता है तो वो निश्चित तौर पर बीजेपी को डेंट लगेगा। जिसको डेंट लगेगा वो बी पार्टी बताएगा उनको। बी पार्टी या सी पार्टी, वो तीसरे नंबर पे जो आता है, जो मुकाबले में से बाहर होता है। जो इनेलो है फिलहाल बहुत अच्छा कमबैक कर रही है, लेकिन मुकाबले में सीट पर नहीं है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही मुकाबला होगा। कांग्रेस काफ़ी आगे है, लेकिन कैंडिडेट आने के बाद में फाइनल हो पाएगा कि आज की स्थिति क्या है, किस तरह के अनुमान रहेंगे, कितना वोट कहाँ पर ट्रांसफ़र होगा या शिफ्ट होगा। या एक बात और है यहाँ पे, जाट जो वोट है वो लगभग 70% के आसपास से आज के दिन ड्यू टू भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस को जा रहा है। बाकी का जो कुछ वोट है वो बीजेपी को जा रहा है, कुछ वोट इनेलो को भी जा रहा है। जेजेपी फिलहाल शांत है, कूल है, उन शायद वो इलेक्शन ना लड़ रहे हो, इसलिए उनके वर्कर जो है शांत हैं। और